अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अस्कर चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरजमीन बलूचिस्तान के सपूत फरीद काकड़, जर्नलिस्ट हैं। और आजकल बलूचिस्तान तो एक बर्निंग इशू बना हुआ है और बिलखसूस जो गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर दौरान जो वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं उसने पूरे जो मुल्क है तौल व अर्ज़ में वो सबको सोग में मुब्तला कर दिया है। तो ज़रा फरीद से पूछेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और इसका हल क्या है, और क्या जो बलूचिस्तान की क़यादत है जो हमेशा ये रोना रोती है कि बलूचिस्तान को हकूक़ नहीं मिले या बलूचिस्तान के नाराज़ लोग उठ के पहाड़ों पर चले गए, ये नाराज़ लोगों का रद्द अमल है या कि ये फिर कोई नॉन स्टेक एक्टर है? वेलकम फरीद, बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच साहब। क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान की? अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को हम देखें तो वो क्या है? जो साहब बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। दहशतगर्द जो होता है उसका ना कोई मज़हब होता है, ना उसकी कोई कौम होती है, वो दहशतगर्द होता है। बलोच मौजूद हैं, बलूचिस्तान में रह रहे हैं, मैं पश्तून हूँ, मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम बैठे हैं। जो दहशतगर्द होता है वो दहशतगर्द होता है, चाहे वो बलोच हो या कोई और हो, वो उसकी कौमियत नहीं होती, उसकी शनाख्त दहशतगर्दी ही होती है। बिल्कुल। तो बलूचिस्तान में 2-3 अवामिल हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नाराज़ हैं, जिनकी गिले शिकवे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के ज़रिए जो उनको हल करना चाहते हैं, जैसे सरदार अख्तर मेंगल आप पार्लियामान के अंदर पार्लियामान में बैठे हैं, आके बात करते हैं। वो पाकिस्तान को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मानते हैं, वो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं, फिर वो गिला करते हैं। उनकी बात को सुनना भी चाहिए, उनसे बात करनी भी चाहिए। एक चीज़, अगर बलोच बेल्ट से बात करें तो सरदार अख्तर मेंगल है जी, और पश्तून से तो महमूद खान खान अचकज़ई है। इसमें मतलब ये वो लोग हैं जो पार्लियामान को भी मानते हैं, रियासत को भी मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानते हैं, जो कि बुनियादी ज़रूरियात हैं या बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको एक मुल्क का शहरी बनाती हैं। तो वो उन तमाम क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। अच्छा, मैं अख्तर मेंगल का ही भाई है उसकी बात करता हूँ, जावेद मेंगल। वो नॉन स्टेट एक्टर है, वो उसके डेथ स्क्वाड है, वो लोगों को अगवा करता है, वो मुसल्लह जंग कर रहा है। देखें, रियासत दुनिया भर में आप देख लें, जहाँ भी रियासत के ख़िलाफ़ किसी ने बंदूक उठाई है, उसको दुनिया भर के कवानीन में, इंटरनेशनल लॉज ने, इंटरनेशनल कवानीन ने, इंटरनेशनल रियासती जो हमारा मजमुआ है, उन सब ने एक बात के ऊपर इतफाक़ है उनका कि स्टेट के ख़िलाफ़ कोई भी नॉन स्टेट एक्टर हो, या वो कोई भी किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी रंग हो उसका, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो दहशतगर्द कहलाएगा। इसके ऊपर तमाम दुनिया की अक़वाम का इत्तफ़ाक़ है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, लंकन टाइगर्स थे, श्रीलंकन लोग थे, लेकिन पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ लड़ने को दहशतगर्द करार दिया गया। TTP है, पूरी दुनिया उसको दहशतगर्द करार देती है। अलकायदा थी, या और भी दुनिया भर में हमने देखा कि जितनी मुसल्लह अफवाज हैं वो दहशतगर्द ही होती हैं। लिहाजा बलूचिस्तान में भी ये जो कुछ हुआ है कल पर, ये जो 2-3 दिनों में 48-72 घंटों में जो कुछ हुआ है, ये मुख्तलिफ जगहों पे हुआ है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये एक्टिविटीज़ हुई हैं। सिर्फ ये ना देखें आप, जो DC साहब को मारा गया है जी, इससे कुछ दिनों पहले DC को मारा गया, वो बलोच था, वो बलोच था। देखिए, सिराज रेसानी के ऊपर धमाका हुआ, बलोच था, उसी धरती का सपूत है, उसने अपने बेटा कुर्बान किया। ब्रेन को ख़त्म किया जा रहा है, ब्रेन को। आपने वहाँ पर देखा डॉक्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर वकला को निशाना बनाया गया है। ये जा किस जानब रहे हैं यहाँ में? चोर साहब देखें, 2-3 चीज़ें हुई हैं दुनिया में। पहले जंग लड़ी जा रही थी, बिल्कुल कन्वेंशनल वॉरफेयर बॉर्डर पे लड़ती थी। फिर दूसरी लेयर आई जो कि नॉन कन्वेंशनल वे था, कि धमाका हो जाता था, उसमें से अफराद को टारगेट किया जाता था। अब जो सबसे खतरनाक है, जिसको के ऊपर मेरा मेन फोकस है, वो डिजिटल दहशतगर्दी है चोर साहब, नो डाउट। और डिजिटल दहशतगर्दी ने, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बलूचिस्तान में एक किसान है, एक आम गरीब बंदा है, वो अनपढ़ बंदा है, उसने तालीम हासिल नहीं की है। वो रात को फेसबुक खोलता है, फेसबुक के ऊपर एक बाकायदा बोट्स बना के, बाकायदा इंटेलिजेंस एजेंसीज पैसा डाल के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करके, मखसूस एरिया को टारगेट करके एक मखसूस वीडियो दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं। एल्गोरिदम ही ऐसा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अपने नाजरीन को भी एक मिसाल देता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो लाइक करते हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो आपको बार बार वही चीज़ दिखाई जाएगी। 6 महीने बाद आपका दिमाग वही बन जाएगा जो आप बार बार देख रहे होते हैं।
ہوتا کیا ہے کہ یہ انٹیلیجنس جو باہر کی ہوسٹائل ایجنسیز ہیں یہ بوٹس یوز کر کے اسپیسیفک ایریا کو ٹارگٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے گوادر میں مائن بنانا ہے تو وہ ایک ویڈیو بنائیں گے بالکل ایک بلوچ شکل دھار کے ہوگا, وہ بھارت کا رہنے والا انڈین ہوگا, ویڈیو انڈیا میں بنائی جائے گی لیکن وہ گوادر میں دکھائی جائے گی کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور یہ اس طرح یہ ویڈیو بار بار دکھائی جائے گی, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے گا, ہمدردیاں سمیٹ لی جائیں گی. تو یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے یہ سب سے خطرناک ہے. ریاست کو اس کو ہم کاؤنٹر نہیں کر سکتے. میں اور آپ کر رہے ہیں, یہی تو میں اور آپ کر رہے ہیں کہ میں اور آپ بیٹھے ہیں اور ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. بلوچستان حکومت کا ترجمان ہے جس کو کروڑوں روپے کا بجٹ ملتا ہے, جس کو گاڑی ملی ہوئی ہے, بنگلہ ملا ہوا ہے. ہمارا آپ کا صحافی دوست ہے شاہد رند, اس کو یہاں سے لے جا کے گورنمنٹ آف بلوچستان کے جو ہے وہ ترجمان لگا دیا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میرے اور آپ کے ٹیکسیز کے پیسوں کی وہ گاڑی میں گھومتا ہے, میرے اور آپ کے ٹیکسیز کے پیسوں کی بنی عمارت میں وہ رہتا ہے, میرے اور آپ کے ٹیکسیز کے پیسوں پہ وہ کھاتا ہے, اس کو تنخواہ آفس سسٹم سارا کچھ مل رہا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ آئے ریاستی چیزوں کے اوپر لوگوں کو حقائق بتائے؟ میں اور آپ بیٹھ کے وہی بات آ گئی نا کہ رند کے رند ہی رہے, ہاتھوں سے جنت بھی نہ گئی. یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیں جب آپ اٹھا کے آپ نے ترجمان کی بات کی ہے, میرا وزیر داخلہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ یہ دہشت گرد تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے. بھائی تیرے ایس ایچ او تو کچے کے اندر جو کچھ ڈاکو نے کیا ہے, یہ ایک جذباتی سے بیان ہے. ان کو اس لیول کے اوپر تو نہیں جانے چاہیے یار. ریاستی سنجیدگی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ریاستی لیول پہ بولتا ہے وہ ممبر جو ہے نا وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر لفظ نہیں, یہ پالیسی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل. اچھا بگٹی صاحب تو بڑے متحرک تھے, بطور انٹیریئر منسٹر بھی بڑا اچھا ان کا رول تھا, تو کیا گریپ نہیں ہے ان کی وہاں پر؟ دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ہی محب وطن بندہ ہے, پڑھا لکھا بندہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں کچھ چیزوں کو پھر میں کہہ رہا ہوں ریالٹیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی آپ نے ان لوگوں کا جن کا امپیکٹ سوسائٹی میں زیادہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اختر مینگل کا امپیکٹ سرفراز بگٹی سے کہیں گنا زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی کا امپیکٹ جو ہے وہ کسی عام ملا ایم این اے سے بہت زیادہ ہے. کوئی شک نہیں. آپ نے امپیکٹ فل لوگوں کو آؤٹ سائڈ کر دیا ہے, آپ نے 2 3 4 5 بندوں کو لا کے بٹھا دیا ہے. ایسے نہیں ہوگا, سسٹم ایسے نہیں چلے گا. آپ نے اگر سوسائٹی کے اوپر کام کرنا ہے, سوسائٹی کی سوچ بدلنی ہے, تو آپ نے امپیکٹ فل لوگوں کے اوپر کام کرنا ہوگا. آپ ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا کر بٹھائے, تب آپ کو نظر آئے. سارے تو یہاں سے بنتے ہیں نا, آپ نے تو ان لوگوں کو لا کے سینٹ میں بٹھایا ہے جن کا اپنا کوئی ووٹ ہی نہیں تھا. سر ایسے لوگ ہیں, دیکھیں سینٹ جو ہے نا, میں دیکھ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے, ایک سیشن کے اوپر 64 ملین 6 کروڑ کا خرچہ ہوتا ہے ایک سیشن کے اوپر. آج آپ کے سامنے ہم اور آپ بیٹھے, آپ ہی بتا رہے تھے کہ 6 منٹ میں سیشن ختم ہو گیا. مطلب عوام کے 6 کروڑ روپے اٹھا کے انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے. سینٹ کے سیشن اٹھا کے دیکھیں, بلوچستان سے جو لوگ سینٹ کے ممبران بنے ہیں ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہ سینٹ جو ہے نا وہ اس بندے کی ضرورت ہے جہاں رضا ربانی جیسے لوگ اور قابل لوگ جو آ کے بات کریں, انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کریں, پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بات کریں. آپ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر, ہم نے دیکھے نا ثناءاللہ بلوچ کو ہم نے دیکھا ہے. جی وہ جس انداز میں سینٹ میں بولتا تھا, ڈاکٹر عبد المالک کہاں ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. رحیم صاحب تھے, رحیم رحیم صاحب جو تھے, رحیم مندوخیل, پشتو قوم نیو پارٹی سے تعلق تھا, قابل انٹلیکچوئل لوگ تھے. بالکل. وہ اللہ جنت سی فرمائے, ہمارے دوست تھے عثمان کاکڑ, بہت پیارے انٹلیکچوئل بندہ تھا, اور بولتے تھے تو پتہ لگتا تھا کوئی عوام کی خاطر بول رہا ہے. دوبارہ ہم اس طرف آتے ہیں جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, اور جو مائنڈ ہمارے بنا دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ ریاست جو ہے, مطلب اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاکستان کی ہم بات کریں تو وہ جو نوجوان ہیں نا وہ میرے اور آپ کے بھائی ہیں, میرے بیٹے ہیں وہ, ٹھیک ہے, جو ینگ جاتے ہیں اور بعد میں پھر وہ جھنڈے میں لپٹے واپس آتے ہیں, اور کچھ نشانیاں ان کی صرف والدین کو آ کے ملتی ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ چور صاحب 2 چیزیں ہیں. ریاست سب سے اوپر ہے. ریاست فوج کا نام نہیں ہے, ریاست پارلیمان کا نام نہیں ہے, صرف ریاست بیوروکریسی کا اکیلے نام نہیں ہے. ریاست سے مراد ہم سب ریاست پاکستان. بالکل. میں دیکھتا ہوں کہ عموماً سوچ بنی ہوئی لوگ ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں. بھائی میرے گلہ ریاست سے نہیں. آپ کو اسی منیر سے گلہ ہو سکتا ہے, آپ کو فرید سے گلہ ہو سکتا ہے, آپ کو شہباز شریف سے گلہ ہو سکتا ہے, آپ کو حامد میر سے گلہ ہو سکتا ہے, فضل الرحمان سے گلہ ہو سکتا ہے, آپ کو جیو ٹی وی سے ہو سکتا ہے, آپ کو کسی منسٹری سے ہو سکتا ہے, لیکن ریاست پاکستان سے آپ کو گلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ریاست پاکستان تو میرے اور آپ کا نام ہے. فوج میں کون جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے بھائی جاتے ہیں, بیٹے جاتے ہیں.
ब्यूरोक्रेसी में कौन जाता है? मेयर और आपके लोग जाते हैं। पाकिस्तान यहाँ के अफराद का नाम है। आप जब गाली देते हैं पाकिस्तान को, आप पाकिस्तान को गाली ना दें, आप अपने आप को दें, आप अपने आप को दुरुस्त करें। रियासत तभी दुरुस्त होगी जब आप अपने आप को दुरुस्त करेंगे। लिहाजा पहली बात तो ये, हमने रियासत के खिलाफ कुछ नहीं कहना। रियासत जो है वो हमारी माँ धरती है, हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, वो ऊपर की अगर चीज़ किसी ने गलती की है तो उसकी है। मजम्मत उसके होनी अंदर चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, मैं आज भी मुशर्रफ की मजम्मत करता वो हूँ। उसका इनफरादी एक्ट है। अकबर बुगटी साहब को मैं शहीद करार देता हूँ। बिल्कुल है। देखिए वो मुशर्रफ जो है वो एक बंदा था। बिल्कुल। आप पूरे इदारे को मुझे बताएं, उस नौजवान का क्या कसूर है जो 22 साल की उम्र में इस धरती के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर गया है? मुझे बताएं ना, उसामा अरशद का क्या कसूर था? मुझे बताएं, ये जो आज 15-20 दिनों में, महीने में जो वो फौजी एहलकार शहीद हुए हैं, वो तो इस धरती के खातिर लड़ रहे हैं। आपको इख्तलाफ हो सकता है 2-3 जनरल्स की पॉलिसी से, आप उसके ऊपर डिबेट करें, आप बात करें, आप उन जनरल के साथ बैठें, आप रियासत के ऊपर बैठें, आप चीज़ों को डिस्कस करें। उस बंदे का क्या कसूर है जो 50,000 रुपए की तनख्वाह लेकर, वो बंदूक लेकर बॉर्डर पे खड़ा है और इंडिया से कोई आंधी गोली आती है उसके सीने में लगती है? मुझे सिर्फ इस सवाल पे अफगानिस्तान से आती है, और अफगानिस्तान तो वैसे भी बॉर्डर आपका हर वक्त गर्म रहता है। 100% ईरानी बॉर्डर के ऊपर सेम आपकी वही बिल्कुल ही। देखिए वो बंदे जो गांव में आम देहातों में ड्यूटी कर रहे होते हैं, एक आंधी गोली आती है उसको सर पे लगती है। मैं उसामा अरशद की बात दोबारा करता हूँ, जवान है, अभी रिसेंटली शहीद हुआ है। मुझे एक बात बताई जाए कि वजीरिस्तान में, जी वजीरिस्तान में शहीद उसामा अरशद कैप्टन था। ये वो बंदा था जो गरीब घर से ताल्लुक था, किसी अमीर ज़ादे का बेटा नहीं था, किसी जनरल का बेटा नहीं था, किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं था, किसी पार्लियामान के मेंबर का बेटा नहीं था, एक आम गरीब में और आप जैसे बंदे का बेटा था। वो गया है, अपनी वालदेन को घुमा फिरा के लेकर आया वापस पिंडी, वो ड्यूटी करने गया है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचा है उसको एक अंधी गोली ने सर पे मार दिया। अब मुझे बताएं उस माँ की मैं को क्या बोलूं जो अपने लख्त जिगर को इस मुल्क पे कुर्बान कर चुकी हैं। आप उस इदारे के खिलाफ बोल रहे हैं जो अपने लख्त जिगर कुर्बान कर रहे हैं, जो अपने जवान कुर्बान कर रहे हैं। आप कुछ अफराद से इख्तिलाफ करें, आप इदारे से इख्तिलाफ हरगिज नहीं कर सकते, और जो करता है वो गद्दार है इस मुल्क का। देखिए वो तो जानबूझ के, देखें हमने तो दुश्मन के झंडे को परवान चढ़ा रहे हैं ना। आपने अपनी अफवाज को कटहरे में ला खड़ा कर दिया। जनरल सरफराज शहीद हमारा फख्र था यार। बिल्कुल। जब उसको निशाना बनाया गया, उस सैदी को निशाना बनाया गया, और उसके बाद जो करेक्टर असैसिनेशन हुई वो आपकी और मेरी हुई है, वो इस रियासत की हुई है। बिल्कुल ऐसे। तो उन नॉन स्टेक एक्टर्स जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, हमें उनके खिलाफ भी बात करनी चाहिए। हमें उनसे भी पूछना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप ये मुझे बताइए कि बलूचिस्तान का जो आम नौजवान है, वो बलोच हो या पश्तून हो, वो क्या सोच रहे हैं? देखें बलूचिस्तान में लोगों को गिले तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उन गिले करने को मैं बुरा भी नहीं समझता। पॉलिटिक्स का मतलब यही है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है। लेकिन देखें, हमने एक हद में रह के सब कुछ करना है। जिसने गिला करना है, माहौल है, ईवान है, इलेक्शन लड़े, ईवान में पहुंचे। जिसने गिला करना है वो एहतजाज करे। हमने मारंग जैसी खातून को भी एहतजाज का मौका दिया है, इस प्रेस क्लब के सामने बाहर बैठी। उस डीजी खान रोड पे कल जिस पे मेरे बच्चे शहीद हुए हैं, मेरे भाई शहीद हुए हैं, उस डीजी खान रोड पे मारंग बलोच पैदल चलती हुई गई है, उसको हार पहनाए गए। तो एहतजाज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप जब रियासत के खिलाफ बंदूक उठाते हैं या दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसकी रियासत दुनिया भर में इजाज़त नहीं देती। नौजवान बलूचिस्तान के नौजवान को ये समझ होनी चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद बलूचिस्तान के सूबे को फंड जाता है। साइल और वसाइल के ऊपर इख्तियार अब सूबे का है। वफाक का कोई काम नहीं है, पंजाब का कोई काम नहीं है। ये ऐसी बातें हैं कि पंजाब का काम है। बलूचिस्तान में मैं हज़ारों डॉक्टर्स को जानता हूँ जो कि बलूचिस्तान की ड्यूटी नहीं करते, उसमें पंजाब का कसूर है, उसमें किसी जनरल का कसूर है। लाखों उस्तादों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने घरों में जिनके स्कूल थे उनको बैठक बना दिया है, ड्यूटी वो करते नहीं है, उसमें पंजाब का कसूर है, रियासत का कसूर है, किसका कसूर है? ब्यूरोक्रेसी तमाम की तमाम अक्सरियत जो है इस वक्त बलूचिस्तान की बैठी हुई है, उसमें किसका कसूर है? ये ऐसी लेम एक्सक्यूज़ हैं, ये ऐसी बातें जो कि दिमाग बनाया गया। आपने अगर बलूचिस्तान की तरक्की करनी है, मैं खलफन कहता हूँ, एक बंदा, एक फर्द निकल ले कि मैंने अपनी गली को तब्दील करना है, अपने घर को तब्दील करना है, बलूचिस्तान 6 महीने में ठीक हो सकता है। इंटेंशन नहीं है चौधरी साहब, इंटेंशन नहीं है। लोग अपने इख्तियारात को जानते नहीं हैं, लोग अपने हुकूक को नहीं जानते। सिर्फ वो जो एक पॉलिटिकल एजेंडा उनके दिमागों में डाल दिया गया है, जो झूठ और नफरत की सियासत उनके दिमागों में डाल दी गई है, ये उसको परवान चढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और रियासत से मेरा एक गिला है, वो ये, और मैं ये समझता हूँ कि रियासत के ऊपर काम करना चाहिए। आप नौजवानी के एज में चौधरी साहब एनर्जी होती है इंसान के अंदर, बिल्कुल। अगर आप उनकी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो एनर्जी को यूटिलाइज कर जाएगा। आप नौजवानों को ट्रेनिंग दें, आप उनको स्पोर्ट्स में आगे लेकर आएँ, आप उनको स्किल दें,
آپ ان کو اسکل دے کر لینگویجز سکھا کے باہر ملک بھیجیں. آپ کو 6 مہینے، میں کہتا ہوں 6 مہینے میں مجھے بلوچستان، آپ 6 مہینے کے لیے مجھے دیں، میں آپ کو ٹھیک نہیں کر کے دکھاتا ہوں، میرا نام بدل دیں. انٹینشن نہیں ہے ان کو، آپ کے خیال میں سمجھ نہیں ہے. ان کے نیچے ہر سیکرٹری جو ہے وہ گریجویٹ ہے، قابل لوگ ہیں، آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انٹینشن نہیں ہے، نیت نہیں ہے. جب تک نیت نہیں ہوگی کوئی معاملہ درست نہیں ہوگا. بہت شکریہ فرید کاکڑ، بڑی کمپریہنسو گفتگو ہوئی بلوچستان کے حوالے سے، اور میں چاہوں گا کہ یہ بلوچستان کو ڈسکس کرنے کا سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے. ہمیں بھی کچھ بلوچستان کے پرابلمس کا پتہ چلے اور کچھ حل بھی ان کے تجویز ہوں. تو اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور فرید کاکڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.